मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गीत कब लिखा गया होगा? इस गीत को एक जेल में उन लोगों ने लिखा था जिन्हें अगले दिन फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी। वो क्रांतिकारी जिन्हें काकोरी कांड के लिए अगले दिन सजा मिलने वाली थी। रामप्रसाद बिस्मिल और क्रांतिकारी साथियों ने यह गीत लिखा था और ऐसा भी कहते हैं कि क्रांतिकारियों ने यह तय किया था कि सर पर बसंती टोपी और गले में बसंती रुमाल बांधकर वो कचहरी जाएंगे। वो कांड जिसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ललकार के तौर पर देखा गया था। तारीख 9 अगस्त, साल था 1925, जब 10 नौजवानों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये डकैती का कदम उठाया। दरअसल उस समय भारत के कई गलियारों में विद्रोह की आग जल रही थी। आंदोलनकारियों की भीड़ जमा होती थी, लेकिन एक आंदोलन को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती थी और वैसा ही केस यहाँ का था। इस घटना का मकसद यही था कि इस लूट से इकट्ठा होने वाले पैसों से हथियार खरीदे जाएं और भारत पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाए। क्या था काकोरी ट्रेन एक्शन? कैसे एक हिंदू और एक मुस्लिम की दोस्ती ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता दिखाई? क्यों इस पूरे कांड की सुनवाई के दौर के लिए कोर्ट नहीं बल्कि थिएटर चुना गया था? यही कहानी आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 9 अगस्त 1925 को 8 नंबर डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच जा रही थी। इस ट्रेन में लखनऊ में ब्रिटिश खजाने में जमा किए जाने वाले खजाने के बैग थे। लखनऊ के पास ही एक काकोरी स्टेशन है। 8 स्वतंत्रता सेनानी डाउन पैसेंजर को लूटने जा रहे थे और उनका मकसद यही था कि हुकूमत को पलटना है। सबको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी कि किसे ट्रेन की चेन खींचनी है, किसे लूटा हुआ सामान उठाना है। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम बिस्मिल इनके नेता थे और कुछ लोग ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में चढ़े और एक को 2nd क्लास डिब्बे में बिठाया गया, बाकायदा टिकट्स खरीदकर। 2nd क्लास डिब्बे में बिठाने का कारण भी यही था कि ट्रेन की जंजीर खींचने में किसी भी तरह की चूक ना हो। जैसे ही ये ट्रेन काकोरी से गुजरी, वैसे ही 2nd क्लास में बैठे राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन को रोकने के लिए आपातकालीन जंजीर खींच दी। बाद में बाकी क्रांतिकारियों ने गार्ड को काबू कर लिया। जैसे ही ट्रेन रुकी, सभी ने बाहर आकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अशफाक उल्लाह खान हवाई फायरिंग कर रहे थे और चंद्रशेखर का काम उस खजाने के बक्से को तोड़ना था। लेकिन वो खजाने का बक्सा लगभग 100 किलो का था। चंद्रशेखर आजाद ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन वो ये बक्सा तोड़ नहीं पा रहे थे। उन सब में सबसे ताकतवर अशफाक ही थे। रामप्रसाद बिस्मिल ने फिर अशफाक को बक्सा तोड़ने के लिए कहा। एक तरफ बक्से को तोड़ने के लिए हथौड़े चल रहे थे और एक तरफ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन यहाँ अशफाक से एक गलती हो गई। बक्सा तोड़ने से पहले उन्होंने अपनी जर्मन माउसर यानी कि अपनी गोली को मनमथ नाथ गुप्ता के हाथ में दे दिया, जिनकी उम्र उस समय महज 16-17 साल की थी। उन्हें लगा हर तरफ गोलियां चल रही है, मैं भी एक चला देता हूं। उसी दौरान वकील अहमद अली, जो कि एक यात्री था, अपनी पत्नी से मिलने के लिए महिला डिब्बे में उतरा था और मनमथ नाथ गुप्ता द्वारा अनजाने में गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसी दौरान साथ वाली पटरी से पंजाब मेल भी गुजर रही थी, लेकिन किसी ने भी उस लूटपाट की ओर देखा तक नहीं। उधर अशफाक ने बक्सा तोड़ा और क्रांतिकारियों ने चादर बिछाकर उसमें सारे पैसे डाले और लखनऊ में अपनी धर्मशाला की ओर चले गए। इसी के साथ काकोरी का एक एक्शन खत्म हुआ। इसे सबसे बड़ी डकैती कहा जाता था। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती की कुछ ऐसी ही मिसाल थी। 1921 में हुए मैनपुरी कांड के बाद दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ही शायरी के बड़े शौकीन थे। अशफाक ने रामप्रसाद बिस्मिल की हिफाजत के लिए बहुत कुछ किया। उन्हें कहा जाता है कि तुम मुस्लिम होकर भी ये सब कर रहे हो, लेकिन उन दोनों की दोस्ती ही कुछ अलग थी। और दोस्ती भी ऐसी कि जब अशफाक बीमार पड़ते थे तो उनके मुंह से हे राम निकलता था, ना कि अल्लाह। काकोरी का एक्शन हो चुका था, लेकिन उस डकैती के दौरान हुई गलतियां क्रांतिकारियों पर भारी पड़ रही थी। एक ये कि किसी आम नागरिक की हत्या, दूसरा ये कि क्रांतिकारियों से एक चादर वही रह गई थी जिस पर लखनऊ की धर्मशाला की मुहर लगी हुई थी। इसी कारण ब्रिटिश सेना ने क्रांतिकारियों को खोजना शुरू कर दिया, जिसके बाद 26 सितंबर 1925 को इन सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने एक गहन तलाशी अभियान शुरू किया और सबको गिरफ्तार किया। रामप्रसाद बिस्मिल को 26 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अशफाक उल्लाह को 7 दिसंबर 1926 को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार ही नहीं हुए थे, जिसके बाद लखनऊ में इस केस का मुकदमा चलना शुरू हुआ।
अंग्रेजों ने समर्थकों की भीड़ को देखा तो उन्होंने लखनऊ के रिंग थिएटर को किराए पर ले लिया ताकि यहां पर सुनवाई हो सके। जगत नारायण मुल्ला को न्यायालय ने जानबूझकर सरकारी वकील बनाया क्योंकि 1916 से ही उनके मन में राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति द्वेष था। जब बिस्मिल ने लखनऊ में बाल गंगाधर तिलक के भव्य जुलूस का नेतृत्व किया था। 21 आरोपियों में से 2 लोग सचिंद्र नाथ बिस्वास और लाला हरगोविंद को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। इस पूरे केस की सुनवाइयों का दौर जारी रहा, जिसके बाद 6 अप्रैल 1927 को इस केस का फैसला आना था। उसी से एक रात पहले क्रांतिकारियों ने रंग दे बसंती चोला गीत बनाया, जेल में ही नाटक खेला, मानो उन्हें इस बात का डर ही नहीं था कि अगले दिन उन पर क्या फैसला आएगा। 6 अप्रैल 1927 को मुख्य काकोरी एक्शन केस का फैसला सुनाए जाने के बाद एक ग्रुप फोटो लिया गया और सभी आरोपियों को संयुक्त प्रांत की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। जेलों में उन्हें बाकी कैदियों की तरह जेल की वर्दी पहनने के लिए कहा गया, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह और भूख हड़ताल की। क्रांतिकारियों ने यह तर्क दिया कि क्योंकि उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था, इसलिए उनके साथ राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार होना चाहिए और इसी प्रकार उन्हें राजनीतिक कैदियों के दिए जाने वाले अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस पूरे फैसले में मृत्युदंड मिला राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान। राम प्रसाद बिस्मिल की मां जब उनसे मिलने जेल में आई तो राम प्रसाद की आंखें नम हो गई। उनकी मां ने उनसे कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो पूरे गांव को यह कहकर आई हूं कि मेरा बेटा हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेगा। तभी राम प्रसाद ने यह कहा कि मेरे आंसू इस चीज को लेकर है कि मुझे हर जन ऐसी ही बहादुर मां मिले। फिर आई तारीख 19 दिसंबर 1927 की, जब सारे क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए। माथे पर कोई भी चिंता नहीं, किसी के पैर तक नहीं कांप रहे थे और उन्होंने इसी तरह फांसी के फंदे को अपने गले से लगा लिया। ये थी कहानी काकोरी एक्शन की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।